हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट टॉप स्टडी। आज हम लोग IBACIO ग्रेड 2 का जो एग्जाम हुआ था, 3 दिन हुए थे। 16 सितंबर, 17 सितंबर और 18 सितंबर को। ठीक है, इसमें जो भी 16 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, एक अच्छा पे लेवल का जॉब है। ठीक है, चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे क्या क्या पूछा गया है। कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, मैथ के 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 रीजनिंग, 20 करेंट, 20 जीके जीएस और 20 इंग्लिश। ठीक है, वही 20 जो मैथ है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डेविड को पहले वर्ष में अपने विक्रय राशि में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि मिलती है, जिससे उनकी वर्तमान विक्रय राशि 1,68,000 रुपए हो जाती है। तो 2 वर्ष पहले उसके विक्रय राशि कितनी होगी। ठीक है, देखिए पहले इसको हम ऑप्शन से ही मारेंगे और पहले हम कुछ समझ लेते हैं बेसिक से। जैसे अगर एक्स रुपए है, 5% बढ़ रही है, तो कितना होगा बढ़ के? 100 होता है 100%, 5% बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 105%। यानी कि एक्स रुपये 2 वर्ष पहले था, ये बढ़ के 105% बढ़ गया। ठीक है, सेकेंड ईयर फिर 25% बढ़ा, तो 125/100 होगा। यही 2 बार बढ़ने के बाद ये 1,68,000 हो गया। ये बात समझ में आ गया? यहाँ सब कैलकुलेट करिएगा, एक्स 2 साल पहले का कीमत निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे इसको इस तरह बनाइएगा या ऑप्शन से मारना सीखिए। जब दो वृद्धि हो, जैसे 5% और 25%, दो वृद्धि ए और बी हो, हमसे एकल वृद्धि पूछे तो क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100। यानी दो वृद्धि को समतुल्य एकल वृद्धि क्या होता है वो हम बता रहे हैं। तो 5 है और ये 25 है, प्लस 5 गुने 25 बटा 100। 25 5 30 प्लस 1.25 होगा ये, यानी 1.25। यानी 5% और 25% की दो वृद्धि 31.25% की एकल वृद्धि के बराबर है। कहने का मतलब एक्स रुपये पहला दाम था, डायरेक्ट हम 131.25% बढ़ा दिए, यही क्या होगा? 1,68,000। ये हम बोलना चाहे। ठीक है, इसे भी हल करिएगा तो वही आएगा। ठीक है, बट यहाँ एक ऑप्शन से मारिए। अब देखिए 1,68,000 है विक्रय राशि 2 वर्ष बाद बढ़ने के बाद, ओवरऑल भर कितना रहा है? 31.25%। ये ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, 1,60,000 है 2 साल पहले की कीमत। 1,60,000 का 10% क्या होता है? 16,000। तो 30% सोलती है 48, ये 2 लाख क्रॉस कर जाएगा 2 साल बाद। ये आंसर होगा? नहीं होगा। अब 1,08,000 है, यानी इसका 10% क्या होगा? 10 से भाग दीजिए इसमें, 10,800। ये अपने 10,800 हो रहा है, इसका तिगुना 30,000, 2,400 इधर, यानी 32,400। तो 32,840, 1,40,000 के आसपास पहुंच रहा है बढ़ने के बाद। ये भी आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार ये देखिए, 1,34,000 है, 10% क्या होगा? 13,400। 13 देखिए 9 4 13, मतलब 70,000 क्रॉस कर रहा है, 1,70,000 पार कर जा रहा है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये तो आंसर होना ही है, 12,800 होगा। 12 3 36,000, इधर 8 3 2400, यानी ये पहुंच रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन 4 आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप ऑप्शन से ही मारिएगा, है कि 25 और 5 देख के आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 5 30 और 25 5 125, यानी 31.25 होना है। तो ऑप्शन से मारना ज़्यादा बेहतर है। 10 15 सेकंड कंपेयर टू इससे बचा लीजिएगा समय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। समीकरण को हल करें, एक्स वाई जेड का मान बताना है। 3 समीकरण दे रखा है, 1 2 और 3। देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है, इसे तीनों को हल करिए। देखिए 2x अगर हम 2 में से 1 को घटाते हैं, ठीक है, या 1 में से 2 को घटाते हैं, तो ये दोनों घट के खत्म होगा, ये दोनों भी खत्म हो जाएगा। ये माइनस लगता, 4 जेड में से 3 जेड जाएगा तो जेड बचेगा बराबर। 14 में 60 गया 6, माइनस हो जाएगा 6। जेड का वैल्यू माइनस में 6। देखिए सब में है, किसी एक में रहता तो वही मार के हम लोग बढ़ जाते, बट सब में है। फिर देखिए अब हमें एक्स और वाई चाहिए, और किसी में देखिए, हाँ, 1 और 3 में देखिए इसका अंतर निकालिए। तो 2x फिर खत्म, 4z घट जाएगा। ये माइनस 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 करते, -3y और y क्या होगा? -2y। -12 और 8 क्या होगा? -4। माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर क्या आ गया? 2। y2 देखिए ये नहीं होता, और ऑप्शन से मारते फिर ये तीनों बच गया। यानी हमें अब x भी निकालना पड़ेगा, तो किसी एक में पुट कर दीजिए। यहाँ अगर x 2x है, y का वैल्यू 2 रख दिए, और z का वैल्यू 4 और -6 होगा, तो -24 हो जाएगा। 4 6 बराबर 8। यहाँ से हल कर दीजिए, ये आ जाएगा 2x बराबर 24, इधर भेजेंगे तो 24 8 32, घट के हो जाएगा 30, x बराबर 15 आ गया ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, आ जाएगा समझ में, बस तीनों इक्वेशन को हल करना था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट।
ये 128 अनुपात y समानुपात का चिन्ह है और y अनुपात 8 है। तो ये दोनों का रेशियो इसके रेशियो की इक्वल बता रहा है। 128 बट्टा वाई बराबर वाई बट्टा 8 इस तरह आए। इसका मतलब होता है इन दोनों का जो अनुपात है इन दोनों के अनुपात के क्या है, इक्वल है। यानी 128 बट्टा वाई बराबर वाई बट्टा 8 है। यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 128 गुने 8, ठीक है। वाई बराबर रूट अंडर 128 गुने 8, इसे कैलकुलेट करिए। इसको लिख सकते हैं 64 गुने 2 गुने 8, 64 के 8 बाहर, 8 गुना 16 होता है 4 बाहर, तो 8 चौक 32 इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर, किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर दिनों में मतलब ए पहले शुरू करता है, ए कार्य कर रहा फिर बी कर रहा, फिर ए कर रहा फिर बी कर रहा, यही मतलब बोलना चाह रहा है। ए कर रहा फिर बी कर रहा, ऐसा ही करते जा रहा है। बी अकेले 84 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। बी जो है उस कार्य को अकेले 84 डेज में पूरा कर सकता है यदि कार्य 29.2/5 दिनों में समाप्त होते हैं। इसी तरह कार्य कर रहा है एकांतर दिनों में, तो कार्य जो है 29.2/5 डेज में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो अकेले ए मूल कार्य का 2.9 भाग पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ हम पता करते हैं ए पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा, तब तो बता पाएंगे इतना भाग करने में कितना समय लेगा। यदि ए उस कार्य को 20 दिनों में करता है तो 2/4 भाग कितने दिनों में करेगा, इस तरह निकालते हैं 4 × 20, 5 दूना 10 दिनों में करता, यही बात होता। वही पता करेंगे पहले ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसके बाद ही हम कितना भाग करेंगे वो बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें समझते हैं। अगर ए किया पहले फिर बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, और कार्य समाप्त होता है 29.2/5 दिन में। पहले हम 28 दिन लेते हैं, 28 दिन कार्य को समझते हैं। तो 28 दिन इधर बच गया 1.2/5 दिन, ठीक है। 28 दिन में ए जो है 14 दिन किया होगा और बी जो है 14 दिन किया होगा। 29वां दिन कौन किया होगा, फिर ए किया होगा, ए शुरू कर रहा है। ए पहला दिन किया, दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन ए किया, चौथा दिन बी किया, 5वां दिन ए किया। उसी प्रकार 28 के बाद 29वां दिन कौन करेगा, ए। और 30वां मतलब 2/5 डेज कौन करेगा, बी। यानी कि ए कुल मिला के 15 डेज काम किया है उसमें, और बी जो है दोनों को जोड़ दीजिए 14.2/5 डेज काम किया है। ये बात तो समझ में आ गया होगा। इससे हम समय पता कर लिए कौन कितना दिन कार्य किया है। अब ये कार्य किया है 14.2/5 दिन, 14 × 70 = 72/5 दिन कौन काम किया है, बी। अभी उस कार्य को 84 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आप ही बताइए यदि 84 दिन में कोई आदमी कार्य कर सकता है, हम पूछे उसने 42 काम कर दिया, कितना काम कर दिया, आधा काम कर दिया, कितना भाग काम करना हुआ, 42 काम किया, यानी कि 1/2 भाग काम वो फिनिश कर दिया, ये मतलब होता है। उसी प्रकार 75/5 डेज में 42 दिन काम किया तो 1/2 भाग काम कर लिया, तो 75/5 डेज करेगा। 84 इसको कंपेयर करें 84 नीचे लेके कितना भाग काम किया होगा, ये बात तो आ रहा होगा समझ में, ये 72 होगा, ठीक है। 14 × 72 = 72, ये 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, यानी 6/35, यानी 35 में से 6 काम कर लिया है कौन, बी। हम इससे ये पता किए जब बी 14.2/5 दिन किया तो 35/6 भाग कार्य कर पाया है ये, 35 में 6 काम खत्म कर दिया, तो बचा कितना, एक में से 6/35 घटाते हैं, यह आ जाएगा 29/35। इतना काम कौन किया होगा, बी किया होगा, ये क्लियर। 6/35 काम जब ए किया तो शेष काम तो बी ही है, तो 15 दिनों में बी ने 29/5 काम फिनिश कर दिया, ये बात आ रहा होगा समझ में। 29/35 काम कितने दिनों में फिनिश कर दिया, 15 डेज में, कौन, ए। ये क्लियर। अब आपको कहीं पर बोलते हैं 1/2 यानी आधा भाग काम ए 10 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में। आधा काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम 20 दिन में। ए जो है 1/2 काम 10 दिनों में करता है, तो ए एक काम कितने दिनों में करेगा, 2 से गुना किए नीचे वाला को 20 दिन में। यही बोलते ए जो है 2/3 काम करता है 8 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 3 से गुना करेंगे 3, 2 चलाएगा नीचे, ठीक है, यानी 12 दिनों में। उसी प्रकार ए उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा, तो 15, 35 गुने में और बट्टे में 29, यानी ए कुल इतने दिन लेंगे उस कार्य को पूरा करने में। ये बात क्लियर। अब कह रहा है 2.9/10 भाग पूरा करने में कितना समय लेगा। फिर इस बात को समझिए, कोई आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, हम बोले 3/5 भाग कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, 3/5 से गुना कर देते हैं, 3/5 भाग का
कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 दिनों में। उसी प्रकार ए इतना दिनों में उस कार्य को पूरा करते हैं, तो 2.9/10 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसमें पूर्णांक को भिन्न बदलिए, 10 दुना 20 यानी 29/10 भाग पूछ रहा है, कितने दिनों में पूरा करेंगे? 29/10 से हम गुना कर दिए, ठीक है, इससे ये कैंसिल। अब इसे देखिए, हाँ गुना करिए डायरेक्ट, ये आ जाएगा 525/10, यानी कि 52.5 दिनों में वो उतना कार्य पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। बात आ गया होगा समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसमें 20 में 7-8 क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, थोड़ा समझिए उसको। नाव ए बिंदु पी से चलना शुरू करती है और स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। चाल से बिंदु क्यू तक धारा की दिशा में यात्रा करती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। मतलब बिंदु पी है, एक बिंदु क्यू तक जाता है, ठीक है। ए यहाँ से चालू करता है यात्रा, स्थिर जल में इसका चाल है 10 और धारा की चाल है 3, ये ठीक है। ये चलना शुरू करता है पी से क्यू की ओर, ये बोला। फिर अगला लाइन है, 2 घंटे बाद नाव बी बिंदु पी से चलना शुरू करता है। 2 घंटे बाद, तो 2 घंटा में ए तो मान लेते हैं यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक। तब यहाँ से बी चालू करता है क्यू की ओर चलना। 2 घंटे बाद पी उसी बिंदु पी से चलना शुरू करता है। स्थिर जल में बी का चाल है 12, इसका चाल दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल से बिंदु क्यू की ओर धारा की दिशा में चलती है, ये भी धारा की दिशा में चला। नाव ए बिंदु क्यू पर पहुंचता है, ए जो है क्यू पर पहुंच जाता है, तुरंत वापस मुड़ता है, पहुंच के तुरंत वापस मुड़ता है और धारा के विपरीत दिशा में वापस लौटता है। इधर धारा के साथ है, इधर विपरीत है, विपरीत में ये लौटना शुरू करता है। नाव बी, बी जो है ये भी तो चल रहा था, धारा की दिशा में चलती रहती है। यदि दोनों नाव बी के चलने का, बी जब चालू किया इसके चलने के 6 घंटे बाद मिलती है, कहीं पर मिला था, मतलब बीच में, ये समझ में आया, कहीं पर मिला होगा दोनों, इधर से आके उधर से लौटते समय यहाँ पे मिला, मिला होगा, तो मुलाकात नाव ए की वापसी यात्रा के दौरान होती है, ठीक है। एक जब वापसी के टाइम मुलाकात होती है तो पी और क्यू के बीच का दूरी बताना है। अब देखिए, समझिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। देखिए, धारा की चाल 3 है और ए का चाल 10 है, धारा के साथ चल रहा है तो 13 के चाल से चलेगा, धारा के साथ रफ्तार बढ़ जाता है, 10 3 13। उसी प्रकार 12 के चाल से चल रहा है, धारा का 3 है, तो 12 3 15 की चाल से ये चलेगा। अब 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद यहाँ से ही यहाँ तक पहुंच गया होगा। 2 घंटे में कितना चलेगा? पर घंटा चलता है 13, 2 घंटे में 26 किलोमीटर तय कर लिया होगा ये, या यहाँ पहुंच गया। अब भी यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है। 6 घंटे बाद बी चल के यहाँ पहुंचा, ठीक है, और ए यहाँ पर था ही जब चालू हुआ था ये, और ए यहाँ से चल के बी पर पहुंच के इसे वापस हो गया, तब जाके यहाँ मिला। ये पूरा 6 घंटे का ड्यूरेशन है, 6 घंटे बाद मिलती है, ये क्लियर। तो मान लेते हैं ये जो है ए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी समय लिया होगा, ठीक। फिर यहाँ पहुँच के यहाँ से बैक हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आने में 6 घंटा लिया, पूरा 6 घंटा बाद ना मिला, टी समय इधर लिया तो 6 माइनस टी समय इधर लिया होगा, ये बात क्लियर। अब धारा के साथ चला तो 10 3 13 चाल हुआ, विपरीत चला, यहाँ पर चाल क्या होता है? घट जाएगा, 10 में से 3 गया, यहाँ पर 7 की चाल होगा, कोई दिक्कत? अब देखिए, हाँ इस समझ में इतना आ गया। अब आगे देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर था और यहाँ से ही यहाँ तक पहुँचा, तो कितना दूरी तय किया होगा? 13 की चाल से यहाँ तक पहुँचने में इसको 13 टी दूरी तय किया है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, चाल गुने समय, 13 गुने टी, ये डिस्टेंस है 13 टी। कोई दिक्कत? ए से लेके क्यू तक का बात बोले, यानी पी से क्यू के बीच का दूरी क्या होगा? 26 प्लस 13 टी। कोई दिक्कत? ये हो गया इसके इसके बीच का दूरी। अब बताइए, बी यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा है, बी कितना दूरी तय किया? बी तो चल रहा है 15 की चाल से, 6 घंटा में यहाँ पहुंचा है, 15 छक 90, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 90 प्लस, अब देखिए 6 माइनस टी समय 7 की चाल से इधर चला है, दूरी बराबर फिर चाल गुने समय, तो 7 की चाल से 6 माइनस टी, ये भी तो यही दूरी है पी से क्यू के बीच का, ये भी है पी से क्यू के बीच का दूरी, दोनों तो इक्वल कर सकते हैं। ये बताया समझ में? यहाँ से बाहर निकलेगा समय, यानी टी, ए से ए जो है यहाँ क्यू तक पहुंचने के लिए ये समय कितना निकला वो हमें यहाँ से पता चलेगा। यहाँ से हल करिए, 26 प्लस 13 टी बराबर 90 प्लस 7 छक 42 माइनस 70, ठीक है।
इधर भेजेंगे 13 और 7 क्या हो जाएगा 20t बराबर, देखिए 90 42 दोनों जुट के होगा 132 और घट्टे में हो जाएगा 26, यानी 20t बराबर, इसको घटा दीजिए, 26 घट के क्या आएगा 26 106, तो टी बराबर 106/20 निकला समय। ये क्लियर यहाँ तक? ये जो है यहाँ से लेके क्यू तक पहुंचने जो टी समय लिया था वो हमें प्राप्त हो गया। और दूरी क्या है, बीच का दूरी 26 गुने 13t है। देखिए 26 है किलोमीटर प्लस 13 की चाल से समय लिया है, टी का वैल्यू धर देते हैं 106/20, यानी 26 प्लस, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में और पहले काट दीजिए, 53/10, 53 और 13 को आपस में गुना करिएगा तो करीब आएगा 689 और बट्टे में 10, यानी कि 68.9 आएगा। दोनों गुना करके 10 से भाग दे दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 94.9 किलोमीटर, इसका आंसर बीच का दूरी। आ गया समझ में? का समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट। एक आदमी कुल 18 में 9 एक समान वस्तुएं खरीदता है। 18 रुपए में हम 9 को सामान खरीद रहे हैं, एक सामान कितना में 2 रुपए में खरीद रहे होंगे, अब प्रत्येक को बेच रहे हैं 2.9 पे, 0.9 का प्रॉफिट है। तो 0.9 का प्रॉफिट किस पे 2 पर खरीदे थे गुने 100%, यही निकल गया क्या प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस ऊपर लिखना है, नीचे क्रय मूल्य गुने 100%, वही किए हैं, ठीक है। दशमलव बोलिएगा नीचे 1, 10 आएगा, 0 से 0, 2 पचे 10, यानी 9 पचे 45% क्या हो गया उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एबीसी की वर्तमान आयु 283 वर्ष है। ए बी और सी का वर्तमान आयु कितना है 283 वर्ष है। 17 वर्ष पूर्व उनका अनुपात है 10:8:11, ठीक है। तो यह है 17 वर्ष पहले, 17 वर्ष पहले इसको भी ले जाते हैं, इसको भी ले जाते हैं, इसको भी ले जाते हैं, यानी ओवरऑल 17 51 माइनस करिए पूरा में से, 3 में से गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 2, 232 है। 17 वर्ष पहले तीनों का उम्र का योग था, ठीक है। 232 17 वर्ष पहले था, यही है 10:8:11 में, तो रेशियो में बांट दीजिए इसको, 10 8 18 19 29, 29 का वैल्यू कितना है 232, तो एक का वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। 29 से भाग देने पर 8 आ रहा है, एक का वैल्यू 8, हमसे पूछ रहा है सी की वर्तमान आयु, तो सी 11 गुने 8, 11 8 88, 88 जो है 17 वर्ष पहले का उम्र है, 17 और जोड़ दिए आज का उम्र निकल जाएगा 105 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पाइप एक टैंकी को 24 घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में भर सकता है, और एक पाइप है जो इसे 28 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, 2/3 भाग भरने में कितना समय लेगा, दोनों साथ में चले तो टोटल भरने में कितना समय लेगा वो पता करते हैं। तो 24 और 28 का एलसीएम लेंगे, 4 छक 7 चौक 28, करीब आ जाएगा 28 गुने 6 168 आ जाएगा, ठीक है। 168 हो गया दोनों का एलसीएम, तो 24 से भाग दीजिएगा तो 7 आ जाएगा, 24 सत्ते 28 छक्के, ठीक है। यानी भरने वाला पाइप पर घंटा 7 भरता है और खाली करने वाला पाइप पर घंटा 6 खाली करता है। टोटल टंकी का क्षमता क्या निकल गया 168, ठीक है। अब 7 भरेगा 6 खाली कर देता है, यानी पर घंटा एक ही भर पाता है, तो 168 भरने में पर घंटा एक भरा रहा है, 168 भरने में 168 घंटे हमें लगेंगे, ठीक है। 168 घंटे लगेंगे हमें टंकी को भरने में। हमसे पूछ रहा है इसका 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 2/3 भाग भरने में काट का जाएगा 112 घंटे लगेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 है और अंकित मूल्य इसका दाम जो है 660 रुपया रखा गया है, क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 60 रखा गया और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है इस पे, 20 का डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 80/100 में बेच रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा 8 छक 48 का हाथ में 4, 8 छक 48 4 52, 528 रुपया में हम बेच रहे होंगे, यही हुआ 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 440 घटा दीजिए क्रय मूल्य, तो 8 8 88 रुपया का मेरा क्या है प्रॉफिट। अब 88 का प्रॉफिट है, अब पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट ऊपर लिख दिए, क्रय मूल्य 440 नीचे गुने 100%, 0 से 0 44 दूना, यानी 20% का हमें क्या हो गया प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति ने 54,500 का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किया, 2 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। तो वही एसआई क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटे 100, पी गुने आर गुने टी बटे 100, तो पी है 54,500 गुने रेट है 12, समय है 2,
बट्टे में 100, बस इसे कैलकुलेट करिए। यहाँ से निकल गया ब्याज 545 गुने 12 दूना 24, ये हुआ ब्याज। इसी को बस ब्याज निकालने के बाद 54,500 में ऐड कर देना है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध और पानी के 120 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में है। मतलब मिल्क है और वाटर का एक मिश्रण है 120 लीटर का, इसमें 2:3 में 2 मिल्क है तो 3 पानी है, ठीक है, यानी 2 3 5, 5 का वैल्यू 120, 1 का वैल्यू 24, यानी 24 दूना 48 और 24 दिया 72, यानी उसमें 48 लीटर मिल्क है तो 72 लीटर पानी है। ये बात हो गया। आगे, इस मिश्रण से 40 लीटर मिश्रण को दूध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका मतलब हुआ इस मिश्रण में से हम 40 निकाल लेते हैं और 40 उसमें दूध दे देते हैं, पूरा दूध द्वारा प्रतिस्थापित कर रहा है, पूरा पूरी दूध रखते हैं। जब हम मिश्रण में दूध और पानी मिक्स है, जब 40 निकालेंगे दोनों निकलेगा, कुछ मात्रा दूध का निकलेगा, कुछ मात्रा पानी का निकलेगा, और जब डालते हैं तो सिर्फ दूध ही डालते हैं, यही बोला। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। 40 निकाल के दूध डाल दिए, फिर सब मिक्स हो गया आपस में, फिर 40 निकाल के फिर दूध डाल दिए, ये 2 बार हुआ। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम 40 निकाल रहे हैं, है कितना 120, यानी कि हम 1/3 मिश्रण को निकालते हैं और वापस दूध डाल देते हैं। तो 1/3 निकालिएगा तो दूध और पानी दोनों मिक्स है, दूध भी 1/3 निकल जाएगा और पानी भी 1/3 निकल जाएगा, और सिर्फ डला रहा है दूध। तो 72 था, सिर्फ हम पानी पर फोकस करते हैं कि 1/3 पानी निकल के पानी तो वापस जाता नहीं है, जाता है सिर्फ दूध, यानी पानी माइनस जा रहा है और दूध बढ़ते जा रहा है। 1/3 निकाल रहे हैं, 1/3 पानी कमेगा, 1/3 पानी कितना होता है 24, यानी कि 24 इसमें और जोड़ दे उतना हो गया इसमें क्या दूध। 24 पानी निकला, दूध भी निकला 1/3, बट सब वापस हम दूध के रूप में दे दिए। तो 24 जो पानी निकला था वापस दूध के रूप में इसमें ऐड हो गया। 48 24 अब 72 दूध हो गया, और 24 माइनस हो गया, 48 क्या हो गया यहाँ पर पानी हो गया। एक बार और दोहराया गया, 1/3 फिर निकल गया तो 16 होता है, 16 जोड़िएगा प्लस 16 हो गया बढ़ के, ये हो गया 88, और इसमें से 1/3 घटा दीजिए, 16 घटा दीजिएगा बच जाएगा 32, यानी 2 बार करने के बाद मिल्क हो गया 28 और वाटर हो गया 32। तो वही पूछ रहा है अंतिम में मिल्क की मात्रा कितनी होगी, तो 88 लीटर। ये बात आ गया समझ में? सीधे इसे भी कर सकते थे, इसको 72 है पानी, 48 है मिल्क। 1/3 निकाल रहे हैं, 2/3 बच रहा है, 1/3 पानी निकला तो 2/3 पानी बचा। एक बार और हुआ, 1/3 निकला 2/3 पानी बचा, 3/3 9 8 72, 8 चौक 32, यानी फाइनली 32 पानी बचा हुआ है। तो शेष तो मिल्क है, 32 माइनस कर दिए 120 में 88 चला आएगा। तो आप जैसे भी बनाइए, बस बना के आंसर देना है। दिए गए व्यंजक को सरलीकृत करें, इसे कुछ नहीं, इसे बस सरल करना है, ठीक है। देखिए 3/3 9 3 27, 3 का पावर 3 होता है, 6 का पावर 3 होता है, इसका पावर हो गया 2/3। आइए देखिए 2 गुने 256 लिख सकते हैं, 2 गुने 256, इसको 2 गुने 256, 256 होता है 16 का स्क्वायर, बट्टे ये होता है 27 का स्क्वायर, इसका पावर है -2/3, भागे 2/7 के पावर होता है -2। इसे ही आप कैलकुलेट करिए, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसे आप लोग को खुद छोड़ रहे हैं होमवर्क के रूप में, इसे खुद बना लीजिएगा, बना के इसका आंसर कमेंट करिए जिनसे बन गया, ठीक है। इसको हम शॉर्ट्स में बना के डाल देंगे, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेट करना है। एक आप लोग के लिए छोड़ते हैं, बस मल्टीप्लाई करिए, 3 3 कटेगा, उसी प्रकार मल्टीप्लाई करिए, सब कट कट के आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा, ठीक है। एक आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, चलिए इसको समझते हैं। एक कंपनी निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। नगद भुगतान करने पर 40% और 30% की 2 छूट देती है, ये पहला छूट है। सेकंड है 5 खरीद पर 3 मुफ्त पाए, थर्ड है 8 खरीद पर 5 मुफ्त पाए, और ये 4 खरीद पर 6 पाए। 4 योजनाएं चल रही है, सभी का औसत छूट कितना है हमसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी 4 तरह का छूट दिया गया है और चारों को मिला के एक छूट क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। देखिए 40 और 30 का 2 छूट है, जब 2 छूट ए और बी रहे, एकल छूट पता करना हो तो क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बट्टे 100, 40 30 70 माइनस 4 तिया 40 गुने 30 बट्टे 100, यहाँ से आ गया 12, 12 घट का जाएगा 58%, यानी फर्स्ट कंडीशन में हमें 58% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, एकल डिस्काउंट। अब सेकंड कंडीशन देखिए, 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, यानी कि हमारे पास 8 सामान आया, उसमें से हमने 3 गो फ्री में यानी छूट मिला। 5 खरीदे तब तो 3 मिला, यानी दुकानदार से हम 8 सामान लाए
हमें उसमें से 3 गो मुफ्त में मिला। यहाँ पर छूट क्या हुआ, 3 का छूट हुआ 8 पे, तो 3/8 गुने 100%, इसे काटिए 4 दूना 8, 4 से 25, 25 दिया 75/2 यानी कि 37.5%, यानी एक डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट जो है 37.5% का है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। 8 खरीद पर 5 मुफ्त पाए, 5 को मुफ्त पाए, दुकानदार कितना सामान लिए, 8 5 13, यानी 13 पर 5 को मिला है 100%, इतना डिस्काउंट हुआ है, ये हो गया 500/13, इसे भाग दीजिए, 13 तिया 39, 38 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 38.4, चलिए थर्ड डिस्काउंट क्या हो गया, 38.4%, ये क्लियर। अब फोर देखते हैं, 4 खरीदे और 6 पाए, देखिए ये थोड़ा अलग लाइन है, 6 मुफ्त में नहीं पाए हैं, 4 खरीदे हैं तो हमें 6 को मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को मुफ्त मिला है, 4 का दाम हम पे किए हैं, 2 मुफ्त मिला है, कितना सामान पे, 6 सामान पे, 6 पे 2 को मुफ्त मिला, ये हुआ, ये अलग लाइन है। ठीक है, गुने 100%, यानी 2 तिया कटा है, 1/3 गुने 100 यानी 33.33। ठीक है, 33.33% का ये डिस्काउंट हुआ। सभी डिस्काउंट का एवरेज पूछ रहा था, चारों को जोड़ के 4 से भाग दीजिए, चारों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 9, 2.3 7 3 10 और 8 8 16, आई 5 3 8 9 एक इकाई का 7 6 1, 167.2 आ गया करीब, तीनों को जो चारों को जोड़ने पर 167.2 है, कितना 4, 4 से आप भाग दीजिए, ये आ जाएगा 41.8%। ठीक है, औसत छूट निकालना था, तो ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो गया आंसर, आ गया होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति 63,500 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में आंशिक भुगतान के रूप में 5800 रुपये का भुगतान करता है। ऐसी 2 किस्तों के बाद उसे कितनी धनराशि का भुगतान करना शेष है। देखिए 53,500 रुपये है, 10% ब्याज है, इसका 10% क्या होता है, 10 से भाग दीजिए, एक शून्य खत्म हो जाएगा, यानी 6,350 ब्याज होगा। ब्याज इसमें जोड़ देते हैं, 6,350, 0 5 5 3 8 6 3 9, 69,850 रुपया भर के हो गया ब्याज सही। और फिर वो कह रहा है 5800 रुपया दे दिया, 5800 रुपया का भुगतान कर दिया, कितना बच गया, 0 5 0 4 6, 64,050 बचा। अब फिर ब्याज चलेगा 10%, इसका 10% क्या होगा, 10 से फिर शून्य कट जाएगा, 10 पर निकाल दीजिए, 64,005 हुआ, 64,005 फिर जोड़ दीजिए, 5 ये 5 5 4 0 यानी कितना आ गया, 70,455, इसमें से घटा दीजिए 5800, 5 5 14 में 60 गया 6, 9 में से 5 गया 4 6, देखिए 64,655 हमें 2 वर्ष बाद बच गए। वही पूछ रहा है भुगतान करने में कितना राशि शेष है, तो 64,655 रुपये हमारा शेष है। ठीक है, अब कह रहा है संख्या ये निम्नलिखित में किससे विभाज्य है, तो देखिए लास्ट में 5 है, 10 से कटेगा नहीं, 10 से कटने का मतलब है लास्ट में 0 होना तय है, तभी 10 से कटेगा, 5 है तो 5 से तो कटना है ही, 15 से भी कट सकता है, वही जांच करेंगे तब मारेंगे। अंकों को जोड़िए, 7 7 14 26 5 25, अंकों का योग क्या है 25, यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटती, अंकों का योग 25 से 3 से कट रहा है, नहीं 3 से नहीं कट रहा है, मतलब वो 15 से भी नहीं कटेगा, काहे कि जो संख्या 15 से कटेगा वो 3 से जरूर कटेगा, 3 से नहीं कटा मतलब वो 15 से भी नहीं कटा। ठीक है, बच गया 5 और 13, 5 से तो कन्फर्म कट ही रहा है, ऐसा तो यही मार के बढ़ जाएंगे हम लोग, बट 13 को जांच कैसे करते हैं, जब इसे 6 अंक की यही संख्या है तो 3 3 का जोड़ा लगाइए, 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा इधर है, दोनों का गैप कितना है, 706 705, गैप 1 आया, यदि 3 3 का जोड़ा लगाने के बाद गैप यदि 13 से कटता तो वो संख्या 13 से कटता, गैप 1 है, 13 से नहीं कटा, 13 से नहीं कटेगा, एक तरीका ये हो गया। एक ये भी हो गया, इकाई अंक में 4 से गुना करिए और शेष में जोड़िए, कहने का मतलब 706 705, इकाई अंक में 4 से गुना किए, 4 5 20, शेष में जोड़ दीजिए, क्या गया 0 7 2 9 6, ये हम 13 से विभाज्यता का नियम बता रहे हैं, तो अपन से मार के तुरंत बढ़ गए, ये भी सीख लीजिए। फिर देखिए आया, इसमें 4 से गुना करेंगे 0 ही आएगा, 0 जोड़ के यही रह जाएगा, यहीं पर खत्म। फिर यहाँ पे चलते हैं, 4 से गुना करेंगे 4 नमा 36, अब जोड़िए 6 6 12 को 2, हाथ में 1 3 1 4 7, ठीक है, फिर इसमें 4 से गुना करिए 8, 4 6 12 को 2, हाथ में 1 7 1 काटिए, 82 13 से कट रहा है, नहीं 13 से नहीं कटेगा, यानी इस तरह करने के बाद लास्ट वाला यदि 13 से कटता हो तो संख्या 13 से कट जाता, नहीं कटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कोई बस किसी यात्रा को 18 घंटे में पूरा करती है, दूरी क्या होता है, 4 गुने समय, 40 के 4 से 18 घंटे में पूरा किए, इतना दूरी तय कर लिए,
अब इसी दूरी को 16 घंटे में तय करने में क्या चाल होगा? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अब वही दूरी को मतलब तय करना है 16 घंटे में, दूरी में 16 से भाग दिए, निकल जाएगा फिर चाल। तो चार से भाग 8 से भागेंगे, 8 पचे 40, 8 दूना और दो नम्मा, तो 9 पचे 45 की चाल से वो चलेगा, 16 घंटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 3 पेन और 17 पेंसिल की कीमत 84 रुपये है। 3 पेन प्लस 7 पेंसिल, ठीक है, पी पेंसिल का पी कर दिए। ठीक है, इसका कीमत है 84 रुपये। 8 पेन और 3 पेंसिल, इसका कीमत है 177 रुपये। तो 3 पेन और 3 पेंसिल का कीमत बताना है। बस दोनों इक्वेशन को हल करिए, यहाँ से एक पेन और एक पेंसिल का कीमत निकल जाएगा, रख के आंसर मार देना है। ठीक है, आगे आई बात समझ में, ये खुद बना लीजिएगा, इसमें कुछ समझना है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। कोई विद्यार्थी एक वर्ष में 4 विषय का चयन करता है। पहले सेमेस्टर के लिए भारांक वेट्स और अंक नीचे दिए गए हैं, यानी 0.3 भारांक वेट्स है, इसका अंक है 85। दूसरे सेमेस्टर में विद्यार्थी ने गणित और रसायन में, गणित में 5 अंक अधिक और रसायन में भी 5 अंक अधिक लाते हैं, और इतिहास और अंग्रेजी में 5-5 अंक कम लाते हैं, 5 अंक कम 5 अंक कम लाते हैं, जबकि भारांक समान है। ये जो भारांक है वो सेम ही है। तो वर्ष का समग्र औसत यानी दोनों सेमेस्टर का उसका एवरेज क्या है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, निकाल लीजिए, पहले पहला सेमेस्टर का निकालते हैं, क्या उसका ओवरऑल अंक बना है। तो देखिए 0.3 है वेट, अभी दिया तो इसका तो यूज हमें करना ही है। रंग कितना ला रहा है? 85। ये हो गया मैथ के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, उसका अंक। प्लस इतिहास में ला रहा है 0.2 90, रसायन में ला रहा है 0.4, देखिए मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं सब में, 78 प्लस 0.1 गुने 95। ये हो गया पहला सेमेस्टर। ठीक है, अब सेकंड सेमेस्टर का जोड़ते हैं। सेकंड सेमेस्टर में मैथ के लिए 0.3 है, बट रन 5 बढ़ गया अंक, तो 85 क्या हो गया 90, तो गुने 90 प्लस इतिहास के लिए देखिए 0.2 ले रहे हैं, ये 5 अंक कम हो गया, तो गुने 85 प्लस रसायन का 0.4 लिए, 5 अंक बढ़ गया, 78 5 83, और अंग्रेजी के लिए 0.1 लिए, 5 अंक घट गया तो 90। ये ठीक है। अब देखिए ई हो गया पहला सेमेस्टर, हो गया सेकंड सेमेस्टर। तो वर्ष के समग्र एवरेज पूछ रहा है, यानी दोनों सेमेस्टर का एवरेज बताना है, सभी को जोड़ के बट्टे में 2 करना है हमें, यही जो आएगा उसका आंसर होगा। ये बात समझे। अब इसमें देखिए, इसको हल करिए। हल करने का देखिए गुना करना नहीं चालू कर दीजिए पहले ही, बड़ा कैलकुलेशन भी थोड़ा स्मार्टली करिए। देखिए 0.3 गुने 85 है, 0.3 गुने 90 है, 0.3 कॉमन लेंगे तो 85 प्लस 90, पर लिख के भी बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन करने वक्त ऊपर ऊपर ही सब कर देना है। ठीक है, अब देखिए 0.2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 90, यहाँ 85 है तो प्लस 85, 0.4 कॉमन लेंगे तो 78 है, इधर 83 है, फिर 0.1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 95 है, प्लस में 90 है। अब बट्टा में 2 है, उसको अभी नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 0.3 है, अब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 175, प्लस 0.2 है, इसे भी जोड़ेंगे वही है 175। ठीक है, 0.4 है, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 161, 0.1 है, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 185। बता रहा समझ में। अब इसी को देखिए, इन दोनों में 175 कॉमन आ रहा है, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट भाग के यहाँ ला रहे हैं, तो 175, अब 0 पॉइंट कॉमन लिए, 0.3 प्लस 0.2 0.5 हो गया। ठीक है, प्लस ये 0.4 गुने 161 है, प्लस में 0.1 गुने 185 है। अब 0.5 का मतलब होता है आधा, यानी 175 का क्या हो गया आधा, इसका आधा क्या होगा 87.5 प्लस। देखिए 4 से दशमलव बढ़ाएंगे नीचे 10 आता, 4 से गुना करके एक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 4 से गुना करने पर आता है 644, एक के बाद दशमलव लगा दिए, इतना आ गया प्लस, दशमलव बढ़ाएंगे भी 10 आता, यानी दशमलव लगा देंगे 18.5 कर देंगे। बात समझ में आ रहा होगा। और इन सबों को हम जोड़ देंगे, इन सबों को जोड़ने पर आ जाएगा 170.4। ठीक है, और 2 सेमेस्टर का बताना है भागे 2, यहाँ से आ जाएगा 85.2 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बता देते हैं, अपना कैलकुलेशन करते रहिएगा। ठीक है, एक वस्तु प्रारंभ में 500 में बेची जाती है, मांग में वृद्धि के कारण इसकी कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है। ठीक है, 500 था दाम,
इसका काम हम लोग 20% बढ़ा दिए, 120/100 कट के आ गया 600 रुपये कर दिए। ठीक, बढ़ी हुई कीमत पर 10% का त्योहारी छूट, 600 पर 10% का छूट दिए, 90/100। फिर इसके बाद नई छूट प्राप्त कीमत पर 5% की मौसमी छूट, 5% की और छूट दिए, 95/100। तब दाम क्या हो गया, यहाँ कटपुट करते हैं, 2 शून्य 2 शून्य, 0 से 0। ठीक है, 5 से काटेंगे 19, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 3, यानी यहाँ बच गया 3 × 9 × 19, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 513। यानी कि 513 रुपये क्या है, 2 बार डिस्काउंट दे, 500 रुपये कीमत था, बढ़ा के 600 रखे, 2 तरह का डिस्काउंट दिए, यानी कि 513 उसका दाम हो गया। ठीक है, हालांकि अंतिम बिलिंग से 513 दाम निकला, बट अंतिम जो बिलिंग कर रहे हैं छूट प्राप्त कीमत पर, ये छूट प्राप्त वाली कीमत है, इस पर 2% का हम सेवा शुल्क जोड़ा जाता है, और सेवा शुल्क जोड़ने के बाद की राशि पर 12% की जीएसटी। सेवा शुल्क जोड़ दिए, जो भी अमाउंट बना, तो 12% का हम जीएसटी भी ले रहे हैं। तो 500 की मूल कीमत की तुलना में अंतिम बिल कही गई कीमत में क्या अंतर है, इस तरह हम सेवा शुल्क पर जीएसटी लेने के बाद जो भी अमाउंट बना वो अमाउंट और 500 पहले का कीमत था उसके बीच का अंतर क्या हमसे पूछ रहा है। तो ये 513 बना डिस्काउंट देने के बाद, 2% का जीएसटी सेवा शुल्क ऐड करते हैं, 102% कर दिए, ये क्या निकल गया, सेवा शुल्क जोड़ने के बाद का अमाउंट। इस पर हम 12% का जीएसटी देंगे, 112/100। ठीक है, ये जो फाइनल अमाउंट आएगा उसका, और ये 500 पहले कीमत उसका अंतर पूछ, हम आंसर सही बोल दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करिएगा तो 586.05, 2 पॉइंट और भी कुछ भी आ जाएगा, जो भी आए इतना आने वाला है। ठीक है, और पहले कीमत क्या था 500, तो कितना का दोनों का अंतर है 86.05। इसे अब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, तब तो दशमलव में निकाल पाइएगा। ठीक है, बात आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं ABCD है, ए है, बी है, सी, डी, लगातार है, इसमें ACE यानी इसका 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 बात बोल रहा है, ACE का गुणनफल है 1729 है, साथ में BCD बीच वाले BCD का जो गुणनफल है ये 2431 है। तो ई के बाद जो भी अभाज्य संख्या आएगी बढ़ते क्रम से जाने पर उसका हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए जैसा गुणनखंड तोड़िए, अब अभाज्य संख्या पता करना है तो गुणनखंड निकालिए तो पता चलेगा। 1729 का हम गुणनखंड निकालते हैं, सारे अभाज्य संख्या से ही कटेंगे ये। ठीक है, ये भी क्लियर है, 2 से कटना नहीं है, 2 भी अभाज्य है, 3 से कटना नहीं है, 3 से भी नहीं कटा, 4 5 छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए, 7 बचा, 7 से देखते हैं, 7 से भाग दीजिएगा, 7 से रहता है कट जाएगा, 7 दूना 14, 3 4 7 चौक 28, 49, 7 से कट गया ये। ठीक है, अब 7 के बाद किससे कटेगा, दोबारा 7 से नहीं कटेगा, कहा कि अलग अलग संख्या का गुणनफल है। 7 के बाद 8 तो भाज्य, 8 छोड़ दीजिए, 9 10 11 बचा, अभी 11 से ट्राई मारते हैं, 11 दूना 22, 11 से 9 कटा। ठीक है, तो 13 बचेगा, 13 से देखते हैं ट्राई मार के, 13 इकाई 13, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 गुने 20 होता है 260, 13 गुने 19 से कट गया, ये क्लियर। 7 13 19, 19 तो कटना नहीं है, ये 7 होगा बढ़ते क्रम में है, तब सी है, ई 13 होगा और ई जो है 19 होगा, ये क्लियर। तीनों हम पता कर लिए गुणनखंड विधि से। और देखिए बढ़ते क्रम में अरेंज है, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 8 9 10 11 होगा, और तो कोई है नहीं, तब तो बढ़ के 13 होगा, 13 के बाद वाला कौन होगा 17 आएगा, तब तो 19 आया है, फिर अगला बढ़ते क्रम में है। यहीं पर और दे रखा है BCD का गुणनफल, इसका गुणनफल होने की आवश्यकता ही न पड़ा हमको, एक से ही पकड़ लिए, तीनों गुणा करिएगा 24 से 31 आना ही है। ठीक है, तो पूछ रहा है ई के बाद वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 19 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा, 20 होना ही नहीं है, 21 होना ही नहीं है, 22 होना ही नहीं हो जाएगा 23। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं से कटे, 19 के बाद 23 आने वाला है। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स सर्किल में तैयारी करते होंगे उनके पास जरूर वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इसी तरह कुल 9 शिफ्ट के हुए हैं एग्जाम, आज हमने पहला शिफ्ट का डाला है, इसी प्रकार सेकंड थर्ड जो भी शिफ्ट सारे का वीडियो हम डाल देंगे, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसे हम हटा देंगे, यानी जो हम बता दिए हैं आज कल की वीडियो में वो क्वेश्चन यदि आता है शिफ्ट में तो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।